तो आज का हमारा अगला टाइटल बताइए 2.3। एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। हाँ, आजा भाई सामने आ। कोई आजा। हर बार उतना ही फोर्स लगाना जितना पहले लगाया था, प्रिसाइज एकदम। अब इसका फोर्स और मेरा फोर्स दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में लगा फोर्स। देखो दरवाजा बंद हुआ है कि नहीं। ओके, फिर से पकड़। अगेन उतना ही फोर्स लगाना जितनी बार पहली लगाया था। क्या नोटिस में आया? अभी भी बंद हुआ, पहले भी बंद हुआ था, है ना। फिर से देख, क्या नजर आया? दरवाजा बंद हुआ। फिर से तू उधर क्यों कर रहा है? उधर तेरी जगह पे रहे। हाँ, अभी भी दरवाजा बंद हुआ, है ना। अब उधर जा तो फाड़ना मत पेपर बस, है ना। दरवाजा बंद हुआ क्या? नहीं, ठीक है ना। या फिर एक काम करेंगे अपन, हाँ ऐसी, ऐसा एग्जैक्ट सामने रह दो, सामने दरवाजे के। हाँ, खींच खींच, बस ताकत है बंदे में, है कि नहीं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर से खींच, मैं भी खींच रहा, वो भी खींच रहा, दरवाजा धीरे धीरे क्या जा रहा, उधर जा रहा। अब ऐसा है, छोड़ दे, हो गया हो गया, बैठ। तो तुमने क्या नोटिस किया? हम दोनों का फोर्स पहले सेम डायरेक्शन में था। हम दोनों का फोर्स पहले सेम डायरेक्शन में था। और तुमने नोटिस ये किया कि दरवाजा तेजी से बंद हुआ। दरवाजा की जो दरवाजे बंद होने की जो स्पीड थी थोड़ी सी ज्यादा थी। फिर हम दोनों ने क्या किया? डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इसका फोर्स इस डायरेक्शन में था, मेरा फोर्स थोड़ा सा इस डायरेक्शन में था। दरवाजा अभी भी बंद हो रहा था, मगर अब स्लोली 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 ऐसा जा रहा था। अगर तुमने याद ध्यान रखे होंगे इस बात पर, तो है कि नहीं। फिर एक सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए कि हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, है ना। मान लो ये दरवाजे को इस तरफ खींच रहा है और मैं दरवाजे को पीछे खींच रहा हूं, है कि नहीं। और अगर हम दोनों का फोर्स सेम रहा, अगर हम दोनों का फोर्स सेम रहा, तो ये दरवाजा किधर बंद होगा? कहीं भी मूव होगा क्या? नहीं। ये उधर खींच रहा 10 न्यूटन के फोर्स से, मैं भी इधर खींच रहा 10 न्यूटन के फोर्स से, मगर अब क्या हो गया? दरवाजा जगह पे बैलेंस हो गया, वो कहीं अपनी जगह से हिल रहा क्या? नहीं। तो भाई देखो, दो लोग मिलकर अगर किसी चीज को फोर्स लगा रहे हैं, दो लोग मिलकर अगर किसी चीज को फोर्स लगा रहे हैं, उस सामने वाली चीज को कितना फोर्स फील होगा, ये डिपेंड करता है दो बातों पे। पहली बात क्या? वो फोर्सेस की वैल्यूज क्या है। पहली बात, वो फोर्सेस की वैल्यूज क्या है। और दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है। उन दोनों के फोर्सेस के बीच में का एंगल क्या है। ये बात को तुम पहले समझो मेरी, कि अगर दो लोग मिलकर किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं, दो लोग मिलकर किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं, समझ में आया? तो भैया उसको कुल मिलाकर कितना फोर्स फील होगा, ये डिपेंड करता है दो बातों पे। पहली बात क्या, कि दोनों ने फोर्स जो लगाया उसका वैल्यू क्या था। दोनों ने जो फोर्स लगाया उसका वैल्यू क्या था। और दूसरी बात, दोनों फोर्सेस के बीच में का एंगल क्या था। बात समझ में आया ना? दोनों फोर्सेस के बीच में का एंगल क्या था। इसने मान लो पहले 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और मैंने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों ने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया। देखो, दोनों ने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दरवाजा तेजी से बंद हुआ। अब अगर मैं ऐसा लगाऊंगा फोर्स, तो उतनी तेजी से बंद नहीं होगा, है ना। मैं दोनों हाथ से खींच रहा, मगर उतनी तेजी से बंद नहीं हो रहा। अब बस देखो, बस मैंने ऐसा खींचा, स्पीड देखी ना तुमने उसकी। अब तुम बोल रहे हैं सर आप चीटिंग कर रहे हैं। अब अगली बार, दूसरी बार जो है आपने फोर्स कम लगाया, तो भाई तुमने ट्राई करके देख लेना घर पे जाके। यहां मत करो, घर पे जाके करना, है कि नहीं। तो देखो, अगर मैं ऐसा आराम आराम जान, जब तो मैं आराम से खींच रहा, है ना, अगर मैं ऐसा लगा के फोर्स खींच रहा हूं, है ना, अब इतना तेजी से दरवाजा बंद हुआ नहीं। रुको,
ये ऐसा, लेकिन अब दरवाजा तेजी से बंद हुआ, मतलब ये हुआ कि फोर्स की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ उनके बीच का क्या डायरेक्शन है वो भी डिपेंड करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कि अगर दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, अगर दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं तो भाई ये मायने रखता है उनकी वैल्यूज क्या है, उनके डायरेक्शन क्या है। बेस्ड अपॉन दीज फैक्टर्स हम ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को तीन कैटेगरीज में बांटेंगे। केस वन, केस वन, if two vectors are directed in the same direction, अगर दो वेक्टर्स डायरेक्टेड है इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कैसा, क्या गर्मी हो रही है यार, ये है एक बॉक्स, हाँ जी है, एक बंदा है उसको अपनी तरफ खींच रहा है विद अ फोर्स P, दूसरा बंदा भी उसको अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है Q, तो मैं देखूंगा ये डब्बा तेजी से आगे सरकेगा दोनों फोर्सेस के वजह से। तो जो कुल मिला के उसको जो फोर्स फील होगा, जो कुल मिला के जो उसको फोर्स फील होगा, जिसे मैं कहता हूं रिजल्टेंट फोर्स, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या रहता है, नतीजा, है ना। तुमने 365 मल्टीप्लाई बाय 2 डेज तुमने बराबर मेहनत की है, जबरदस्त मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है, रिजल्टेंट क्या हुआ, तुम्हारा नीट और जेई में सिलेक्शन हो गया। नीट और जेई में सेलेक्ट होना ये तुम्हारा क्या था, रिजल्ट या रिजल्टेंट। तुमने फुल टाइम पास किए, है ना, फुल इंस्टाग्राम यूट्यूब अमका ढमका फलाना, है ना, लड़के लोग घूम रहे और पाट रहे बाहर, है ना, रिजल्टेंट फेल। रिजल्टेंट क्या रहा, फेल। रिजल्ट क्या होता, नतीजा, आपको क्या एंड में मिला, तो भैया वो कहलाता है रिजल्टेंट। तो दो लोग मिलके खींचे, 10 न्यूटन का फोर्स इसने लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया, डब्बा तेजी से जप करके उधर भागा, है ना, 10 + 10 दोनों को मिला के कितना हो गया, 20। तो 20 न्यूटन के फोर्स से डब्बा उधर भागा, तो 20 न्यूटन का फोर्स मेरे लिए क्या माना जाएगा, रिजल्टेंट। ये रिजल्ट है, ये इसका क्या है, रिजल्ट है। तो जैसे कि मैं कहूंगा, मान लो वेक्टर P, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, या फिर चलो एक काम करता, अभी का फिलहाल 10 न्यूटन आई कैप। वेक्टर Q ये भी कितना है, 10 न्यूटन आई कैप। तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन आई कैप प्लस 10 न्यूटन आई कैप, कुल मिला के क्या हो गया भैया, 20 न्यूटन आई कैप। ये हुआ मेरा रिजल्टेंट, कि भैया ये रहा रिजल्टेंट। रिजल्ट ये रहा कि वो डब्बा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव हुआ, और कितने फोर्स से मूव हुआ, 20 न्यूटन के फोर्स से मूव हुआ। अच्छा ठीक है। केस सेकंड, इफ टू वेक्टर्स आर directed in opposite direction, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड होंगे तो क्या हो गया होगा। देखो यहां सिचुएशन क्या है, ये है डब्बा, हाँ जी है डब्बा, इसको फोर्स लगा वेक्टर P, हाँ जी, इसको भी लगा फोर्स वेक्टर Q। वेक्टर P की जो वैल्यू है 10 न्यूटन आई कैप, और वेक्टर Q की वैल्यू जो है -6 न्यूटन आई कैप, -6 न्यूटन आई कैप। बोले ऐसा क्यों, बोले ये बंदे ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, डब्बे को इधर खींचा इसने, मैंने इसको इधर खींचा, कितने फोर्स से, -6 न्यूटन के फोर्स से। मुझे एक बात बताओ, डब्बा किधर मूव होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होगा, एक्स एक्सिस में, कितने फोर्स से जाएगा, 4 न्यूटन, लॉजिक। तो हम लोग कहेंगे अब रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर P और वेक्टर Q का, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। नहीं सर ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सोच रहे होंगे रिजल्ट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं बेटा ऐड ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। यहां पर कम से कम शुरुआत में इसका मीनिंग, मतलब क्या, ऐसा लिखने का मतलब,
वेक्टर P और वेक्टर Q जब आपस में मिल गए, वेक्टर P और वेक्टर Q आपस में मिल गए का मतलब ऐड हो गए ये नहीं है, मिल गए बस एक साथ एक जगह पे एक एक्शन हुआ उनका। तो वेक्टर P और वेक्टर Q जब आपस में मिले तो उसका रिजल्ट ये आया, उसका रिजल्ट ये आया। तो वेक्टर P की वैल्यू क्या है बेटा? 10 न्यूटन आई कैप। वेक्टर Q की वैल्यू क्या है बेटा? -6 न्यूटन आई कैप। कुल मिला के आंसर क्या हो गया फिर बेटा? 4 न्यूटन आई कैप। आंसर क्या हो गया? 4 न्यूटन आई कैप। तो ये बता रहा है कि भैया अगर डायरेक्शन ऑपोजिट रहा, सुनो मेरी बात गौर से, पहले बाद में लिखना, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट रहा तो भले रिप्रेजेंटेशन में आपको प्लस ही लिखना है, रिप्रेजेंटेशन में आपको प्लस ही लिखना है, मगर कैलकुलेशन करते वक्त आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। वो हो ही जाएगा ना, जब डायरेक्शन आप माइनस में डालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो ही जाता है। आया समझ में? ये था हमारा केस सेकंड। अब केस थर्ड देखना है, मगर इससे पहले कॉपी कर लो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे केस थर्ड पे। अब इसको गौर से देखेंगे हम लोग। केस थर्ड, इफ टू वेक्टर्स आर inclined at some angle, if two vectors are inclined at some angle, दो तरह से इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर्स होता है, एक ये वेक्टर P, वेक्टर Q, ये हो गया थीटा, और वेक्टर P, वेक्टर Q और उनके बीच का एंगल थीटा। दो वेक्टर्स अगर इंक्लाइंड है एट सम एंगल, देखो पिछले वाले केस वन में क्या था? दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में थे, है ना? ऐसा रखो, कैसा भी रखो, आप एक वेक्टर को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल वेक्टर फोर्स F1 ये है, F2 ये है, मैं डायग्राम में इसको ऐसा भी बना सकता हूं, उससे मतलब और वैल्यूज चेंज नहीं होगा। आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो, बस क्या होना चाहिए? डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना? एक मूवेबल होता है एक वेक्टर। तो खैर, तो दोनों वेक्टर्स पहले सेम डायरेक्शन में थे, तो हम लोग ने डायरेक्टली ऐड भी किए थे, है ना? ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तो सब्ट्रैक्ट किए। अब दो वेक्टर्स इंक्लाइंड होंगे, जैसे कि ये देखो, मान लो तुम यहां से चलते हुए गए क्लास पे, ये तुम्हारा घर है, ये क्लास है, तुम गए 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 गए, एक टर्न आया, तुम 60 डिग्री के एंगल से मुड़े और गए 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 गए, आप पहुंच गए। तो पहले डिस्प्लेसमेंट आपका इतना हुआ था, फिर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, आपका पहला डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, पहले बाद में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, और यहां से अगर मैं सीधी लाइन खींचू तो वो क्या रहेगा? अगर एक सीधी लाइन खींचता हूं मैं ये यहां से, ये क्या रहेगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। अब रिजल्टेंट मतलब, ए भाई तू इतना क्यों फॉलो करके गया? तू डायरेक्ट यहां से जाने का था ना, तू डायरेक्ट यहां से यहां जाता तो तू डायरेक्ट घर से क्लास में पहुंच जाता, देखो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करना पड़ता था। तो मैं बोलूंगा ये एक अकेला रास्ता वही रिजल्ट देता है जो ये दोनों रास्ते मिलकर देते हैं। बात समझ में आया ना? तो ये रास्ता, इन दोनों रास्तों का क्या हुआ? रिजल्टेंट हुआ। इनका क्या हुआ? रिजल्टेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट में जो रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट इस डिस्प्लेसमेंट में मिल रहा है। बात समझ में आया क्या? ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट में जो रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट आपको इस डिस्प्लेसमेंट में मिल जा रहा है, एक अकेले डिस्प्लेसमेंट मिल जा रहा है। तो ये क्या हुआ? रिजल्टेंट। आया समझ में? अच्छा, ये देखो दो लोग मिलके खींच रहे हैं, एक बंदे ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, दूसरे बंदे ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और मैंने देखा कि ये डब्बा इधर सरका ऐसा, है ना,
और इसका मैग्नीट्यूड कितना था रिजल्टेंट का? 15 न्यूटन। 10 10 और रिजल्ट क्या मिला? 15। मैं कहूंगा कि ये वेक्टर आर, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का क्या था? रिजल्टेंट था। दो लोगों ने मिलकर 10 का और 10 का फोर्स लगाए, दो लोगों ने मिलकर, इसने लगाया 10 का फोर्स, इसने लगाया 10 का फोर्स, इनका आप बोले सर कुल मिला के 20 होना चाहिए। नहीं, 20 कब होगा? जब डायरेक्शन सेम होगा। 20 न्यूटन कब होता है? जब डायरेक्शन सेम होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना बेटा, सब बाद में लिखो आप लोग, पहले ध्यान दो। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना 20 से वो कम होते जाता है, कम 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 कम। जैसे मान लो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। जब डायरेक्शन सेम रहेगा तो उस डब्बे को कितना फोर्स फील होगा? 20 न्यूटन। अब बढ़ाते जाओ, 9 19 18 17 16, ऐसा कम 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 होते जाएगा। और जब ये एग्जैक्ट ऑपोजिट आ जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा ना, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बोले ऐसे कैसे जीरो होगा? अरे दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे ना, और डायरेक्शन कैसे है इनका? ऑपोजिट। वो देखो केस सेकंड में क्या होता है, लिखा है ना केस सेकंड। डायरेक्शन ऑपोजिट रहा तो क्या होता है? दोनों का सब्ट्रैक्शन होता ना। तो 10 न्यूटन 10 न्यूटन, डायरेक्शन सेम, क्या हुआ? एड, डायरेक्शन ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट, तो -10 -10 जीरो हो जाएगा। वैसे चलो वैल्यूज अलग अलग लेते हैं। इसका 4 न्यूटन, इसका 3 न्यूटन, इसका 4 न्यूटन, इसका 3 न्यूटन। ये बंदा 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, ये बंदा 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा। दोनों कौन से डायरेक्शन में लगा रहे? सेम डायरेक्शन। तो अब ये डब्बे को कितना फोर्स फील होगा? 7 न्यूटन। ऐसा लगेगा कि 7 न्यूटन के फोर्स से किसी ने इसको यहां खींचा। अब धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जाओ, है ना, ये होते कम होते जाएगा। 7 के बजाय 6 5 4 3 2 1, 1 अभी नहीं होगा, आखिरी में होगा, है ना, क्योंकि जब ये आखिरी में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एकदम ऑपोजिट हो जाएंगे। ये कितना है बेटा? 4, नहीं ये था 4, ये 4 और ये कितना था? 3। तो 4 - 3 कितना होता? 1। तो इसको इस साइड में 1 न्यूटन का फोर्स फील होगा, है ना। तो हम लोग जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं, तो यहां दोनों 10 था, ये 10 था, है कि नहीं। एंगल इनके बीच में का क्या है? थीटा। तो रिजल्ट फील होगा बीच में, और कितना आ रहा है? 15 न्यूटन आसपास आ रहा है। तो भैया हम बोलेंगे ये रिजल्टेंट है। बोले मतलब क्या? ये भाई तुमने दो लोगों को लिए ना, मैंने मान लो इनको दोनों को मजदूरी पे रखा, बुरा मत मानना है, इसको 100 रुपए, इसको भी 100 रुपए, है कि नहीं? मैंने बोला ये डब्बे को जब सरकाना है इतने टाइम में, इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, है कि नहीं, और इसने डब्बे को सरका के इधर रख दिया, है कि नहीं। 100 रुपए इसको दिया, 100 रुपए दिया, 200 रुपए दे दिया, 200 रुपए चले गए। अमजद आया, बोला अरे इनको काय को लगा रहे, मैं अकेला कर लेता ना। अमजद ने 15 न्यूटन का फोर्स लगा के डब्बे को ले जाके इधर रख दिया, मैंने अमजद को 100 रुपए दे दिया, है कि नहीं। मैं मतलब फायदा हुआ ना मेरा, एक बंदे ने काम कर डाला ना 2 के बराबर का। तो वो अमजद का जो फोर्स था इन दोनों के फोर्स का क्या था? रिजल्टेंट। अमजद ने वो काम कर डाला अकेले ने, जो ये दोनों मिलकर, नहीं मिलकर कर रहे थे। तो जो दोनों मिलकर कर रहे थे ना, ये डब्बा सरकार था ना, यहां से सरकार के यहां रखना था ना, है कि नहीं, यहां से सरकार के डब्बे को यहां रखना था। मैंने इन दोनों को अपॉइंट किया, इंटरव्यू लिया इनके बहुत सारे, फिर अपॉइंट किया, इस दोनों को रखा, लो सरकाओ, इसने फोर्स लगाया इधर, इसने फोर्स लगाया इधर, इन्होंने डब्बा सरकाया 10 सेकंड में, डब्बा सरकाया 10 सेकंड में, 100 रुपए दे दिया। अब मैं बोला यार ये तो बहुत महंगा हो जा रहा है, एक और डब्बा है वहीं रखा हुआ है, उसको भी सरकाना है। मैंने बोला अमजद को बुलाया, अमजद बोला मैं, मेरे को 200 रुपए, मैं अकेला खींच डालता। अमजद ने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 सेकंड में उसने वो डब्बे को लाके यहां रख दिया, उस अकेले को 100 रुपए दे दिया मैंने। तो अमजद का काम, ये अमजद ने वही रिजल्ट दिया जो इन दोनों ने दिया। तो वो अकेला, उसका जो फोर्स था इन दोनों का क्या था? वो रिजल्टेंट था। बात समझ में आई आपको? तो ये रिजल्टेंट था। तो अब ऐसा है कि ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, वैल्यू अपने मन से ले लिया था, मगर ये एंगल पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर मुझे कैलकुलेट करना रहा कि तुमने ये बता दिए कि भाई वेक्टर पी वेक्टर क्यू, इसका रिजल्टेंट ये, वेक्टर पी वेक्टर क्यू, इसका रिजल्टेंट ये, मगर इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? अगर एंगल इतना इतना है, पी और क्यू की वैल्यू इतनी इतनी है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं यहां लिखूंगा द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ resultant can be calculated by
यूजिंग ट्राइंगल एंड पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाला जो डायग्राम है देखो, यहां ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है ना, तो यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है। ये वाला डायग्राम देखो तुम, अगर मैं इसको ऐसा कंप्लीट करूं, क्या बना ना, पैरेललोग्राम बना, तो यहां लगता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो देखेंगे। तो पहले आप ये कॉपी कर लो। अब इधर का हो गया। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है ये? इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। मतलब क्या बोल रहा है, दो वेक्टर्स अगर ट्राइंगल के दो साइड में आते हैं और वो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं। सेम ऑर्डर में कैसा? जैसे अगर मान लो हम लोग लाइन से खड़े, एक बंदा है, उसका फ्रंट साइड इधर है, बैक साइड इधर है ना, और मेरे सामने दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, उसका फ्रंट साइड उधर है, बैक साइड मेरी तरफ है। उसके सामने एक और बंदा खड़ा है, उसका फ्रंट साइड उधर है, बैक साइड इधर है ना। जैसे अपन लाइन में खड़े थे ना स्कूल की असेंबली में, तो हम लोग कहते हैं वो ऑर्डर में खड़े। अगर उसमें से एक आदमी खड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा, है ना। तो खैर हम जो बात कर रहे थे यहां पे, कि यहां पर सेम ऑर्डर में कब माना जाता है कि दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स सेम ऑर्डर में? जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। ये है वेक्टर है आपका, ये वेक्टर है, वेक्टर का डायग्राम है, ये डायग्राम। हम लोग क्या करते हैं डायग्राम को, जैसे आपको याद होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन एरो के साथ। तो मान लो कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है ना। अब ये इसका क्या है बेटा, हेड है, ये क्या है इसका, टेल है। ये दूसरे वेक्टर का हेड है और ये उसका क्या है, टेल है। तो एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड हो रहा है, टच हो रहा है ना। एक वेक्टर का क्या, टेल दूसरे वेक्टर के क्या, किसके साथ, हेड के साथ टच हो रहा है। तो ये बोला जाएगा ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है। जैसा देखो, ये भी दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में, ये भी दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में। और अगर एक दूसरे का हेड कोइंसाइड हो जाए, ऐसा ऐसा ऐसा, अगर हेड एक दूसरे को टच हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा, वो ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ये सेम ऑर्डर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना, ऑपोजिट ऑर्डर समझ में आ गया। मैंने कहा कि दो वेक्टर्स को ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि देखने में लगता है कि वो ट्राइंगल के दो साइड हैं और वो दोनों सेम ऑर्डर में है। मान लो ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है। ये ट्राइंगल के दो साइड है, ट्राइंगल के दो साइड है और ये सेम ऑर्डर में है। तो जो तीसरा वेक्टर रहेगा, जो ट्राइंगल की तीसरी साइड रहेगा, तो तीसरा वेक्टर रहेगा, है ना, और ट्राइंगल की तीसरी साइड रहेगा। और देखो ये दोनों यहां पर आपस में क्या हो गए, टच हो गए, इनके हेड आपस में टकरा गए। अगर इनके हेड आपस में टकरा के बन जाएगा ऑपोजिट ऑर्डर में, तो हम कहेंगे कि ये रिजल्ट इनका क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये अगर जो वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में होता है उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, रिजल्ट। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मुझे बताओ, कुछ भी, हाँ, वेक्टर एल, वेक्टर एम, वेक्टर एन,
कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं? एम और एन, एम और एन ये सेम ऑर्डर में है। कौन ऑपोजिट ऑर्डर में है? एल। शुरुआत कहां से हुई? यहां से हुई, तो मैं यहां लिख सकता हूं वेक्टर एम प्लस वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर एल। एम और एन मिला के जो रिजल्ट मिलेगा इकलौता आपको एल वो रिजल्ट दे सकता है। अब बोलो कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं? बोलो z और y, z और y ये सेम ऑर्डर में है। इकलौता कौन सा है जो अपोजिट ऑर्डर में है? x। शुरुआत यहां से हुई z से, तो अब मैं क्या बोलूंगा? वेक्टर z प्लस वेक्टर y इज इक्वल टू व्हाट? वेक्टर x। वेक्टर z वेक्टर y मिलकर जो रिजल्ट देंगे इकलौता आपको वेक्टर x वो रिजल्ट दे देगा। आया समझ में? तो यहां रिजल्टेंट कौन हुआ? वेक्टर l। यहां रिजल्टेंट कौन हुआ? वेक्टर x। ठीक है, फिर आगे कपड़ा कहां गया? ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको कि देखो भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर मिलकर जो आपको रिजल्ट देंगे इकलौता वेक्टर आर वो रिजल्ट दे देगा। दैट्स व्हाई वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बोले ठीक है, माना। वेक्टर पी ऐसा था, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर चला गया, वेक्टर क्यू हो गया। मैं इसको डॉटेड लाइन से दे रहा, ये एंगल क्या हुआ? थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। वेक्टर पी को सीधी लाइन में खींचना आगे, और वो जो लाइन क्यू के साथ एंगल बनाएगी वो माना जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मेरा ये है बात कि ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, ये मेरा पहला डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, फिर मैंने क्या किया? अपना एंगल चेंज किया 60 डिग्री से, और ये मेरा दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर। आपको मालूम कि मैं बार बार इसको मॉड में क्यों उड़ा रहा, जब 4 मीटर लिख रहा था, 3 मीटर लिख रहा था? बोलो। क्योंकि भैया अगर मैंने बार वेक्टर x1 ऐसा लिखा ना मैंने, तो मुझे इसके साथ वैल्यू के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। जब हम बार लगाते हैं, ऊपर एरो लगाते हैं, मतलब हम उसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ता है? वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन। तो अगर मैंने ऐसा लिखा तो मुझको वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना है, मगर मुझे क्या करना है? सिर्फ वैल्यू लिखना है, तो फिर मॉड लगा दो। इसका मीनिंग क्या हो गया? मैं सिर्फ अब क्या लिखने वाला हूं? वैल्यू, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा। तो फिलहाल मैंने सिर्फ वैल्यू लिखा, इसीलिए 4 मीटर ऐसा। तो भाई बता चल के कितना गया? ये घर से निकला, क्लास पे पहुंचा, चलकर कितना गया? बोलो जोर से बोलो। 7 मीटर, 7 मीटर्स में चल के गया। फिर सामने वाले ने बोला, अरे तू इतना चल के क्यों गया भाई? तू सीधा यहां से जाना था ना, डायरेक्ट वहीं पहुंचना था। सीधा वहां जाता तो डायरेक्ट वहीं पहुंचता था। और अगर वो मेरे से सवाल करते, ठीक है तू बोल रहा सीधा यहां से जाता तो भी मैं डायरेक्ट वहीं पहुंचता, मुझे कितना चल के जाना पड़ता था बता तो जरा, है ना? उसकी वैल्यू क्या आएगी जरा ये बता तो। यानी मुझे क्या चाहिए? आर का क्या चाहिए बेटा? मैग्नीट्यूड। भैया आर की क्या वैल्यू, कितना चल के जाऊंगा कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा? मुझे आर की वैल्यू चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं अब आपको वो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। गौर से सुनना वो फॉर्मूला, गौर से देखना वो फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आर की वैल्यू निकालना है, यानी आपको रिजल्ट की वैल्यू चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसको तुम धड़ल्ले से बहुत बार देखने वाले हो, बहुत सारे चैप्टर्स में आता है। तकरीबन हर चैप्टर में जहां पर वेक्टर क्वांटिटीज है वहां आएगा, 1D में, 2D में, लॉज ऑफ मोशन में, वर्क एनर्जी एंड पावर में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा ये। तो देखो क्या फॉर्मूला है वो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। एग्जाम्पल जो मैंने रफ में लिया था वो देख लेते हैं।
r इज इक्वल टू, ये लिखना नहीं है एग्जाम्पल, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर म्हणजे ये p मतलब कितना है 4, उसका स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस क्यू स्क्वायर मतलब ये 3 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉस ऑफ एंगल कितना उनके बीच का 60 डिग्री। तो भाई देखो क्या आ रहा फिर 16 प्लस 9 25 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कॉस 60 कितना होता 1/2, 2 और 2 हो गया कैंसल, अंडर रूट ऑफ 37 है ना, 25 प्लस 12 कितना होता 37, और जब इसका स्क्वायर रूट लोगे आप अप्रोक्सीमेशन में 6.1 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में क्या आएगा 6.1। अरे 36 का स्क्वायर रूट क्या होता 6 होता ना, ये 36 से थोड़ा सा ज्यादा है तो स्क्वायर रूट भी 6 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो मतलब तुम अगर यहां चल के जाओगे तो तुमको कितना चल के जाना पड़ेगा 6.1 मीटर। यहां कितना चल के जाना पड़ रहा था 7 मीटर, यहां कितना चल के जाना पड़ रहा 6.1 मीटर। मेरा 0.9 मीटर्स का क्या हो गया सेविंग हो गया, मैं 0.9 मीटर्स डिस्टेंस मुझे कम चलना पड़ेगा। आइए बात समझ में। तो अगर मुझे रिजल्ट की वैल्यू निकालना है, रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना है, और रिजल्टेंट ऐसा है कि वो ट्राइंगल का तीसरा साइड है, ट्राइंगल का तीसरा साइड है, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ट्राइंगल का तीसरा साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो आप इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में। ये सारी बात देखो, ये जो पार्ट था ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसे लिखना है तो रफ में लिखना, ओके, और ये मेन आपका है ना, ठीक है। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि कितना चलना पड़ेगा। मेरे मन में एक और सवाल उठा, बोले दूसरा सवाल क्या उठा, मुझे कौन से डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, है ना। बोले कैसा, अरे भाई देखो ये रोड था, बना हुआ रोड था, डामर का मस्त एकदम बेहतरीन रोड था, ये रोड पे चलता हुआ गया 7 मीटर में डिस्टेंस पे पहुंच गया। मसला वो नहीं है, तुम बोले तू सीधा जाता तो डायरेक्ट पहुंच जाता, तेको कहीं मुड़ना नहीं पड़ता, तेको रास्ता भी कम तय करना पड़ता। मगर सवाल ये उठा कौन सी डायरेक्शन में, मैं किधर जाऊं, सीधा ऐसा जाऊं ऐसा जाऊं ऐसा जाऊं, मान लो मेरे को क्लास नजर नहीं आ रही हूं यहां से, उसने सिर्फ इतना बोला तू सीधा जा, तो वो बोले ना सीधा यहां से जा, ऐसा डायरेक्शन बताएगा ना वो, यहां से जा। अब हम लोग फिजिक्स में डायरेक्शन कैसे बताते हैं, एंगल का इस्तेमाल करके, 30 डिग्री यहां से 40 डिग्री यहां से, वैसा। तो मुझे इस रिजल्ट का डायरेक्शन लगेगा, ये डायरेक्शन क्या होगा, मान लो ये डायरेक्शन अल्फा है, ये डायरेक्शन क्या है बेटा अल्फा है, ये वाला डायरेक्शन यहां बोलना चाहिए मुझे, ये डायरेक्शन क्या है अल्फा है। तो इसके डायरेक्शन को मैं कैसे बताऊंगा, तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला ये रहेगा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, ये रहेगा डायरेक्शन का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। p क्या है पहला वेक्टर जिसके साथ r एंगल बना रहा है ना, q क्या है दूसरा वेक्टर, और ये फॉर्मूले से आपका डायरेक्शन निकल जाएगा। आया समझ में, चलो लिख लो फिर फटाफट। हमारा अब अगला टॉपिक यहां जो सामने आया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, दो वेक्टर्स है एक ही पॉइंट पे एक साथ एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये दो लोग मिलकर फोर्स लगा रहे हैं F1 F2 है ना, इसी तरफ से। तो वो बोल रहा है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये किसी पैरेललोग्राम के क्या है एडजेसेंट साइड्स है। तो वो कहता है द रिजल्टेंट, तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय द डायगोनल। उसका रिप्रेजेंटेड कौन रहेगा डायगोनल, मगर डायगोनल तो ऐसा भी रहता ऐसा भी रहता, कौन सा वाला डायगोनल, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से गुजरने वाला, मतलब ये क्या रहेगा मेरा रिजल्टेंट रहेगा। तो देखो भैया दो वेक्टर्स थे, देखने में ऐसा क्या लगा कि ये वेक्टर्स क्या है बेटा पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स है,
और जो रिजल्ट है इन दोनों का क्या रहा, रिजल्टेंट जो इन दोनों को मिला के एक जो रिजल्टेंट है वो क्या है, पैरेललोग्राम का डायगोनल है पासिंग टू द सेम साइड। अच्छा ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा कि वेक्टर आर आपको सेम रिजल्ट देगा जो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू मिला कर देंगे। तो किए थे ना अपन ने, तुम दोनों खींचे 10 न्यूटन के फोर्स से, अमजद ने खींचा 15 के फोर्स से, 15 रिजल्टेंट था उन दोनों का, ये था। मगर ये रहा मेरा कि मैं ये जानता हूं कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का अगर एंगल बदलेगा तो आर की वैल्यू बदलेगी। जब दोनों डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री, सॉरी मैक्सिमम ऐड करेंगे, पी प्लस क्यू करेंगे, जैसे 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 आप डायरेक्शन चेंज करें वैल्यू बदलते जा रही। तो अगर वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच में का एंगल क्या है, थीटा, तो वेक्टर आर की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर रूट ऑफ पी क्यू कॉस थीटा। मतलब क्या, सेम फॉर्मूला। क्या मतलब, सेम फॉर्मूला। जो फॉर्मूला यहां लग रहा था वही फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा। क्या फॉर्मूला है वो, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। पी एक वेक्टर है, क्यू दूसरा वेक्टर है, और आर उनका क्या है, रिजल्टेंट है। थीटा क्या है, पी और क्यू के बीच में का एंगल है। अच्छा ठीक है, अगर आर और पी के बीच में का एंगल अल्फा है और मैं आपसे पूछूं वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा पी के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये डायरेक्शन रहेगा। आया समझ में? किसी ने मुझसे पूछा था कि अल्फा अगर यहां नहीं यहां का एंगल रहा तो क्या, अल्फा एंगल यहां का नहीं अगर यहां का रहा तो क्या, तो वो रहेगा, अब यहां पर क्यू की जगह पी आ जाएगा और पी की जगह क्यू आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। तो जिसके साथ एंगल है वो यहां लिखो, बाकी दोनों को इधर लिखो, ठीक, कॉपी करो। आज के लिए इतना ही काफी है।